हेलो स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है JVM जावा वर्चुअल मशीन। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम में एज वेल एज इंटरव्यू में भी। आपको पता होना चाहिए कि वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट जावा में क्या होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कंपाइलर के बारे में। कंपाइलर क्या करता है? सभी लैंग्वेज में कंपाइलर होता है, सबको पता है। कंपाइलर करता क्या है? एक सोर्स कोड मतलब जो कोड आपने लिखा होता है, आपने जो सोर्स कोड लिखा होता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और मशीन कोड एक कंप्यूटर के लिए स्पेसिफिक होता है। जावा कंपाइलर क्या करता है? जावा कंपाइलर सोर्स कोड से सीधा मशीन कोड नहीं बनाता है। जावा कंपाइलर सोर्स कोड से एक इंटरमीडिएट कोड बनाता है जिसको हम बोलते हैं बाइट कोड, है ना। और बाइट कोड ऐसी मशीन के लिए रहता है जो कि मशीन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बाइट कोड एक्चुअली सभी मशीन के लिए कॉमन रहता है, या हम बोल सकते हैं कि बाइट कोड ऐसी मशीन के लिए बनाया जाता है जो मशीन एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इस मशीन को, जिस मशीन के लिए बाइट कोड बनाया गया है, उस मशीन को बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन या JVM, जो कि सिर्फ कंप्यूटर की मेमोरी में एग्जिस्ट करती है। ठीक, तो प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन क्या होता है जावा में? जावा का प्रोग्राम है, मतलब जो हमने लिखा है एप्लीकेशन प्रोग्राम, दैट इज अवर सोर्स कोड। जावा कंपाइलर विल कन्वर्ट इट इनटू वर्चुअल मशीन कोड, मतलब कि बाइट कोड में उसने उसे कन्वर्ट किया। फिर इंटरप्रिटेशन में क्या होता है? इंटरप्रिटेशन में बाइट कोड लिया जाता है। बाइट कोड जो कि वर्चुअल मशीन के लिए बना होता है, जावा इंटरप्रेटर उसे क्या करता है? मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मशीन कोड होता है रियल मशीन के लिए। ठीक है, तो कंपाइलेशन की प्रोसेस और इंटरप्रिटेशन की प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस जावा में होती है। अब कितनी लेयर्स होती हैं आपके प्रोग्राम, जावा के प्रोग्राम्स में? सबसे पहले आपका जो यूज़र का एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जो सबसे स्मॉलेस्ट सर्किल में है, सबसे पहले वो आप जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है आपने वो लिखा, उसको आप कंपाइल करते हो। कंपाइल करके आप बाइट कोड बनाते हो और इंटरप्रेटर क्या करता है? मशीन कोड बनाता है। फिर जावा के ऑब्जेक्ट का फ्रेमवर्क से इंटरेक्ट होता है। फिर जावा के वर्चुअल मशीन से इंटरेक्ट होता है जो कि सिर्फ मेमोरी में होती है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट होता है, देन फिर वो रियल मशीन से इंटरेक्ट होता है। इसी वजह से जावा का कोड जो होता है वो पोर्टेबल होता है, क्योंकि वो ऐसी मशीन के लिए बना होता है, बाइट कोड जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और बाइट कोड के बाद जब उसे इंटरप्रेट करते हैं तब एक्चुअली में रियल मशीन कोड बनता है जो कि मशीन डिपेंडेंट होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, है ना। मैंने यहाँ दो टॉपिक को कवर किया है इस लेक्चर में, एक तो JVM और दूसरा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। JVM में मैंने आपको बता दिया है ना ही होता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन होती है। वर्चुअल मशीन वो होती है जो कि मशीन एग्जिस्ट नहीं करती है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जावा में हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का यूज़ कर रहे हैं। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होते क्या है? एक्चुअली आर्ग्यूमेंट मतलब होते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स वो होते हैं जब हम किसी फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर्स देते हैं तो उसे हम बोलते हैं पैरामीटर। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट ऐसे पैरामीटर होते हैं जिसको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम में सप्लाई करते हैं एट द टाइम ऑफ इन्वोकिंग इट फॉर एग्जीक्यूशन, मतलब कि रन टाइम वाले पैरामीटर आप बोल सकते हो, है ना। ऐसे पैरामीटर जिनको हम प्रोग्राम में सप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन कब सप्लाई कर रहे हैं? एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। तो हम जावा के प्रोग्राम में कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को लिख सकते हैं, मतलब ऐसे प्रोग्राम लिख सकते हैं जो कि रिसीव भी कर रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को, या ऐसे प्रोग्राम लिख सकते हैं जो रिसीव भी कर रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स को जो कि हमने कमांड लाइन पे दिए, मतलब एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन दिए। ठीक है, अब आपको अगर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट देना है तो हमें कहाँ देना है, ये क्वेश्चन आता है। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को स्पेसिफाई करना होता है मेन के अंदर, मेन फंक्शन जो रहता है ना उसके अंदर। मेन फंक्शन में बेसिकली हम दो आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। ठीक है, ये C++ का में ही आपने पढ़ा हुआ होता है, बट अगर वहाँ पे स्किप हो गया है तो कोई बात नहीं है, यहाँ भी हम इसे समझ सकते हैं। तो मेन के अंदर हमें दो आर्ग्यूमेंट, मेन के एक्चुअल में दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट जो होता है वो होता है नंबर ऑफ कमांड बताने के लिए, और दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है जो कि लिस्ट ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट बताता है। ठीक है, मतलब मेन के अंदर हम दो आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं,
जो कि हमें रन टाइम पर हमारी हेल्प करते हैं, रन टाइम पर हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोटोटाइप क्या होता है फिर फंक्शन का? जो मेन फंक्शन होता है, नॉर्मली आपने उसके अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं देखे होंगे, लेकिन जावा के अंदर हम उसमें एक आर्ग्यूमेंट लेते हैं और सी प्लस प्लस में हम उसमें दोनों आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो मेन को, लेकिन जावा में कंपलसरी होता है कि हम उसमें एक आर्ग्यूमेंट लें। ठीक है, वो क्यों होता है आपको आगे क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक प्रोटोटाइप होता है फंक्शन का, मेन का। उसका रिटर्न टाइप मेन का आपको पता होगा, डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप इंट होता है। अगर आपने उसके आगे कुछ नहीं लिखा है मेन के आगे, तो इंट आपको देना होता है, अदरवाइज़ आप वॉइड दें। अगर आपने वॉइड दे दिया तो आपको रिटर्न नहीं कराना पड़ता। तो अंदर जो आर्ग्यूमेंट दिए हैं हमने मेन के, वो दो आर्ग्यूमेंट है। एक है ARGC जो कि इंटीजर टाइप का है, और दूसरा है ARGB जो कि कैरेक्टर एरे टाइप का है, पॉइंटर है। कैरेक्टर एरे टू पॉइंटर है ना, पॉइंटर है लेकिन कैरेक्टर एरे का पॉइंटर है ना। जावा में जो कैरेक्टर एरे का पॉइंटर है, क्योंकि जावा में पॉइंटर नहीं होते इसलिए वहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का एरे लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लिखते हैं ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर अंदर लिखते हैं हम स्ट्रिंग ARGS और ये ब्रैकेट एरे वाला, तो स्ट्रिंग एरे लिया जाता है। और अब हम इन आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान से समझ लेते हैं, दोनों को, ARGC को और ARGB को। ARGC क्या होता है? ARGC का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट काउंट। आर्ग्यूमेंट काउंट जो होता है वो इंटीजर टाइप का होता है, और क्या स्टोर करता है? नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। आपने रन टाइम पर प्रोग्राम के साथ जितने भी आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं वो आर्ग्यूमेंट काउंट में इंक्लूड किए जाते हैं, के द्वारा काउंट किए जाते हैं, के द्वारा काउंट किए जाते हैं। तो अगर आप अपने प्रोग्राम में कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं, है ना, तो आपके आर्ग्यूमेंट काउंट की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, पहली वैल्यू तो उस प्रोग्राम के नाम के लिए लेता है, और दूसरी वैल्यू आपने जो आर्ग्यूमेंट पास किया है उसके लिए लेता है। मैं केवल एक आर्ग्यूमेंट, एक कमांड लाइन के लिए बता रही हूँ। अगर मैंने एक वैल्यू पास की है तो वो उस आर्ग्यूमेंट काउंट की वैल्यू को 2 कर देगा। पहला तो वो आपके प्रोग्राम के लिए लेता है, नाम के लिए, प्रोग्राम के नाम के लिए, क्योंकि प्रोग्राम के नाम के साथ ही हम दूसरा आर्ग्यूमेंट देते हैं, दूसरा वैल्यू देते हैं, और दूसरा उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के लिए लेता है। इसका एक प्रोग्राम देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर ARGC जो होता है ये एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ARGC नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है। आर्ग्यूमेंट ARGB क्या होता है? ARGB आर्ग्यूमेंट वेक्टर होता है जो कि कैरेक्टर पॉइंटर होता है। नॉर्मली ये कैरेक्टर पॉइंटर होता है जो कि सारे आर्ग्यूमेंट की लिस्ट अपने अंदर रखता है, लेकिन जावा में ये आर्ग्यूमेंट वेक्टर जो है वो कैरेक्टर पॉइंटर ना होके स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एरे, एरे ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर ARGC की वैल्यू 0 से ज्यादा होती है तो अरे एलिमेंट जो होते हैं वो ARGB में 0 से शुरू होते हैं और ARGC -1 तक खत्म होते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में आर्ग्यूमेंट काउंट की वैल्यू जो भी होगी उससे एक कम तक वो खत्म हो जाएंगे, और विल कंटेन पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग। ARGB 0 जो होता है वो नाम होता है प्रोग्राम का। ठीक है, और उसके बाद जो ARGB होता है वो ARGC -1 तक चलता रहता है, जितने भी आपने वहां पे काउंटिंग हुई है उससे एक कम तक वो चलेगा। ठीक है, तो वो जो ARGB होता है वो 0 से लेकर ARGC -1 जितने भी नंबर होते हैं उस तक की लिस्ट उसके पास रहती है, लेकिन पहला वाला एलिमेंट जो 0 इंडेक्स पर होता है वो आपके प्रोग्राम का नाम होता है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट की, कि ये हमेशा मेन फंक्शन में पास किए जाते हैं। ये ऐसे पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट होते हैं जो कि प्रोग्राम में तब सप्लाई होते हैं जबकि प्रोग्राम को इन्वोक किया जा रहा है या उसे रन किया जा रहा है। ठीक है, ARGB और ARGC जो होते हैं, ARGB और ARGC मैंने अगर अंदर दिया है तो ये एक नल पॉइंटर होता है। ARGB 0 जो होता है वो प्रोग्राम का, क्योंकि पहला है तो प्रोग्राम का नाम होल्ड करता है। ARGB 1 जो होता है वो फर्स्ट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कंटेन करता है और वो अप टू n तक जाता है, मतलब वहां तक लास्ट हमारा आर्ग्यूमेंट जो भी हम दे रहे हैं वो रखता है। तो ये एक प्रोग्राम है जो मैंने बना के रखा हुआ है। अब हम इस प्रोग्राम को देख लेंगे। इसको पहले मैं समझा देती हूँ, उसके बाद इसकी वर्किंग देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने दो दो एक्चुअली कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के लिए प्रोग्राम बना के रखे हैं जिसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगी। यहाँ पे मैंने एक मेन क्लास ली है। मैं यहाँ इसको नोटपैड पर ही हम इसको खोलते हैं।
तो इसको मैं यहाँ पर बंद कर देती हूँ इस पीपीटी को, और हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम फाइल्स प्रोग्राम्स में, जावा प्रोग्राम्स। तो मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है CLA डेमो, कमांड लाइन आर्गुमेंट डेमो, और CLA टेस्ट। इन दोनों प्रोग्राम्स को मैं ओपन कर लेती हूँ। पहले हम CLA डेमो देखेंगे, फिर हम CLA टेस्ट देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने CLA डेमो लिखा है, इसके अंदर मैंने मेन फंक्शन लिखा है जिसके अंदर एक कमांड लाइन आर्गुमेंट है जो कि स्ट्रिंग टाइप का एरे है। ओके, तो अब करना क्या है मुझे, मैंने इसमें क्या करा कि कमांड लाइन आर्गुमेंट को प्रिंट कराना है। तो मैंने एक लूप लगाया, लूप में मैंने स्ट्रिंग ली है कहाँ से कहाँ तक, str नाम का एक वेरिएबल लिया जिसकी रेंज आर्ग्यूमेंट्स तक जाएगी, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे उतने तक जाएगी। और करना क्या है, हर एक लाइन में मुझे उस str की जो भी वैल्यू हो जाएगी उसे प्रिंट करना है। तो फॉर लूप में नॉर्मली आपने इंट वगैरह लिया होगा, यहाँ मैंने स्ट्रिंग लिया है। स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है, str से args तक मूव कर रही है। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। सॉरी, मैंने सेटअप नहीं करके रखा, मैं सेटअप कर लेती हूँ। डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है PD करके, और उसमें भी मेरा फोल्डर है जावा प्रोग्राम्स करके, तो मुझे वहाँ तक जाना पड़ेगा क्योंकि ये सारे प्रोग्राम्स वहीं पर हैं। फिर मैंने यहाँ पर अब लिखा जावा C, और मेरा है CLA डेमो डॉट जावा। मैं पहले इसको कंपाइल करती हूँ, कोई एरर तो नहीं है। कोई भी एरर नहीं है। इस प्रोग्राम को मैं दो तरीके से रन करूंगी। एक बार तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं दे रही हूँ, प्रोग्राम का नाम दे रही हूँ केवल। तो जब मैं सिर्फ प्रोग्राम का नाम दूंगी तो देखिए क्या प्रिंट होगा, सिर्फ एक स्टेटमेंट जो मैंने पहले दिया था। अब मैं दोबारा से इसको रन कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ भी दे देती हूँ, जावा हाय गुड, है ना, ये दिया। अब देखिए यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट जो मैंने यहाँ पे दिए थे रन टाइम में वो प्रिंट हो रहे हैं, वो अब लूप के अंदर गया है। तो ये तो था एक प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम जो हमने यूज किया, मैंने यहाँ पे लिया है CLA टेस्ट। CLA टेस्ट में मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी मैंने प्रिंट कराए हैं और उनकी वैल्यू भी। तो यहाँ मैंने क्या करा, मेन के अंदर जाके 2 वेरिएबल इनिशियलाइज किए इंटीजर टाइप के, एक तो काउंट और एक आई को मैंने 0 से इनिशियलाइज भी कर दिया, काउंट को केवल डिफाइन किया है। फिर एक और स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया s। काउंट के अंदर मैंने लिया args डॉट लेंथ। देखिए जावा में जो भी एरे होते हैं, जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग एरे है args, तो हर एक एरे की एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ प्रॉपर्टी। वो लेंथ प्रॉपर्टी आपको उसका वैल्यू बताती है कि वो कितने हैं, है ना, काउंटिंग में कितने हैं। तो काउंट args डॉट लेंथ क्या करेगा, जितने भी मैं आर्ग्यूमेंट रन टाइम पे प्रोग्राम के साथ दूंगी उसको काउंट के अंदर डाल देगा। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट नाम का एक स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और काउंट की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। अब काउंट के नंबर तो प्रिंट हो गए कि कितने आर्ग्यूमेंट है, वो क्या है, वो इस लूप के थ्रू प्रिंट करा है। तो आई की वैल्यू जब तक काउंट से कम होगी, आई 0 है तो 0 की वैल्यू जब भी मैं जितने भी दूंगी, कुछ भी दिया मैंने, तो काउंट से कम होगी। तो s इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट आई इज इक्वल टू i+1। फिर यहाँ पर i और s प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रिंट होगा। अब मैं इसको रन कराती हूँ। तो मैंने लिखा जावा CLA टेस्ट डॉट जावा। अब मैं इसको रन करती हूँ। जब मैं इसे नॉर्मली रन कर रही हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जब हम इसे रन करेंगे विद सम आर्ग्यूमेंट तो क्या होगा देखते हैं। हम यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं, C++ जावा oops। तो देखिए यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का नंबर और उसकी क्या वैल्यू है वो भी प्रिंट हो रहा है, और टोटल मैंने कितने आर्ग्यूमेंट लिए हैं ये भी प्रिंट हो रहा है। इसके पहले जब रन किया था तो आर्ग्यूमेंट के नंबर 0 थे, और जब 0 था और काउंट भी 0 था, मतलब i 0 था और काउंट की वैल्यू कुछ भी रही होगी, तो i इज लेस देन
काउंट नहीं हो रहा था, क्योंकि काउंट भी कुछ नहीं था, जीरो ही था और आई भी जीरो था, दोनों इक्वल हो रहे थे, इसलिए वो लूप में नहीं जा रहा था। अब चूंकि काउंट की वैल्यू बढ़ गई है और आई की वैल्यू काउंट से कम रहेगी, तो जब तक आई की वैल्यू काउंट से कम रहेगी वो लूप में मूव करेगा और वो जो नंबर है काउंट का वो, और उसके साथ साथ जो नाम है वेरिएबल का जो भी हमने दिया है वो भी प्रिंट करेगा। तो ये था आज का प्रोग्राम। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।